आगे बढ़ने वाले हैं बच्चों हम। और जो हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पढ़ रहे थे उसका आज फिनिश है, लास्ट टॉपिक है। हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली क्या क्या किया है एनवायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया है, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो सभी लोग बहुत ध्यान से देखना इस टॉपिक के अंदर क्या है। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस। बच्चों, एक ग्लोबली एनवायरमेंटल अवेयरनेस ये टर्म सबसे पहले कहां पे यूज हुई और ग्लोबली इस चीज को कब एड्रेस किया गया कि अब हमें थोड़ा ध्यान से एनवायरमेंट पे फोकस करना चाहिए और अपनी एक्टिविटीज को कुछ इस तरह से करना चाहिए ताकि एनवायरमेंट को इससे नुकसान ना हो। ये हुआ बेटा सबसे पहले 1992 में। ओके, तो जरा ध्यान से पढ़ो, ज्यादातर मैटर लर्न करने का है तो लर्न करते चलें। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊँ अभी उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, एक बार फिर सुनना और फिर खुद से लर्न करना, है ना। अगर लर्न कर लोगे तो पक्की बात है एग्जाम में आ जाएगा तो लिख दो, है ना। पढ़ के देखो क्या लिखा है। With a view to generate environmental awareness, the Earth Summit in Rio de Janeiro in June 1992 adopted a global action plan called Agenda 21। बच्चों याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है एजेंडा 21 क्या होता है। ओके, तो बच्चों एजेंडा 21 के लिए ये भी आ सकता है कि कब रखा गया इसको। तो बच्चों एजेंडा 21 जो रखा गया ये एक एक्शन प्लान था जिसमें सभी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। ओके, और ये कहाँ रखा गया था, जो अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में 1992 में। ओके, इसका टारगेट क्या था, पढ़ो। एम्ड एट इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल इंपेरेटिव्स विद डेवलपमेंट एस्पिरेशंस। बच्चों, एनवायरमेंट के एनवायरमेंट को सही करना और इसको सस्टेन करना और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी करना, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलाई जाए इस पे ध्यान दिया जाएगा। ये हमने एजेंडा 21 में डिस्कस किया। ओके, तो एजेंडा 21 एक प्रोग्राम था, एक एक्शन प्लान था जिसमें सभी कंट्रीज ने मिलकर के क्या डिसाइड किया बच्चों कि हमें डेवलपमेंट तो करना ही है। डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता है, वो तो होना ही होना है। तो डेवलपमेंट होगा लेकिन कैसे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया जाए, ये पहली बार डिस्कस किया गया कब, वह रियो डी जेनेरियो में 1992 में। और ये था बच्चों एजेंडा 21। इट वाज इट वाज reiterated through the UN conference on sustainable development on Rio de Janeiro Earth Summit वापस जो हुई 2012 में। ओके, बच्चों ये जो प्लान रखा गया था ये प्लान ही बन के रह गया, इस पे ज्यादा कुछ एक्शन हो नहीं पाया। इसको वापस से लेके आया गया कब, रियो अर्थ समिट जब वापस हुई 2012। ओके, इसको वापस से लेके आया गया 20 साल बाद जब रियो समिट हुई, तो इसको वापस से रीस्टैब्लिश किया गया एजेंडा 21 को। और बच्चों उस टाइम पे लोगों ने इसको सीरियसली लेना स्टार्ट किया एजेंडा 21 को और इस पे एक्शंस स्टार्ट हुए और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी फिर उसी टाइम इसको अपनाया। ओके, तो अब सेकंड पॉइंट पे आ जाए। द इंडियन गवर्नमेंट्स पॉलिसी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट is guided by the principles of Agenda 21. The government of India has issued policy statements on। बच्चों जब ये एजेंडा 21 पे साइन हो रहे थे तो जो इसके सेक्रेटरी थे उसमें इंडिया भी एक था और इंडिया ने भी कुछ स्टेटमेंट्स पे साइन किए थे और कुछ रूल्स रेगुलेशंस पे साइन किए थे, कुछ ट्रीटीज होती है जिन पे साइन किए थे। अब वो कौन कौन सी थी, फर्स्ट फॉरेस्ट्री, सेकंड अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, थर्ड नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, फोर्थ इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों इन चारों पॉइंट्स को याद रखना है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजेंडा 21 में इन चीजों पे सिग्नेचर किए थे और इन पे पॉलिसी स्टेटमेंट्स इशू किए थे, है ना। और वो चार चीजें कौन सी हैं सभी बच्चे याद करें, फॉरेस्ट्री, अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझने का कुछ भी नहीं है, सब लर्न करने का है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे पूरे 2 पैराग्राफ में मैंने किसके बारे में बात की है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस।
ओके। और इसके बारे में पहली बार जो इसका जो प्लान रखा गया वो कहाँ पे रखा गया? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, वहां पे एक्शन प्लान रखा गया, जिसको क्या कहा गया बच्चों? एजेंडा 21, जिसका टारगेट क्या था कि हमें डेवलपमेंट तो करना ही है, साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी साथ में लेके कैसे चला जाए, ये हमारा टारगेट था। लेकिन इसको लोग भूल गए। लेकिन जब रियो समिट, अर्थ समिट वापस हुआ 2012 में, तो इसको वापस से रिस्टैब्लिश किया गया, रीआइडेटेड किया गया यूएन कॉन्फ्रेंस के जरिए, और वहां पे खुल के इसके बारे में बात हुई, तब जाके लोगों ने इसको सीरियसली लेना स्टार्ट किया। ओके। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी इशू की, पॉलिसी स्टेटमेंट इशू की है, और वो 4 चीजों के बारे में थे: फॉरेस्ट्री, अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी एंड एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके। लर्न करने का मैटर है, सब लोग लर्न करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट पॉइंट और पढ़ लो। यही बात बोली जा रही है, कुछ ट्रीटीज पर भी साइन हुए थे बच्चों वहां पे, है ना? तो वो ट्रीटीज कौन सी थी, जरा पढ़ो। इंडिया इज ऑलरेडी अ सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन एंड अदर इंटरनेशनल ट्रीटीज। बच्चों ये ट्रीटीज के नाम है। ओके। ट्रीटीज वो होती है जो कई नेशन मिलके एक प्लान रखते हैं, और उसमें आप साइन करते हो और अपनी सहमति देते हो कि हाँ, हम आपके इस एक्शन प्लान से सहमत है और हम अपनी कंट्री में इसको भी लागू करेंगे, और सीरियसली लागू करेंगे। उसको कहा जाता है ट्रीटी। तो इंडिया कई सारी ट्रीटीज का क्या है? सिग्नेटरी मेंबर है। और वो कौन कौन सी ट्रीटीज है, नाम याद रखें: बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सॉरी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन एंड अदर इंटरनेशनल ट्रीटीज। ओके। इंडिया क्या है? इनका सिग्नेटरी है। चलो, अब बच्चों इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया पर्टिकुलरली, वो अब हम पढ़ने वाले हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। इसको ध्यान से पढ़ें। एजेंडा 21 इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके। इंडियन गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट पे ध्यान देने के लिए क्या क्या किया है ओवरऑल, अभी तक सब आ गया इसमें कि हमने ओवरऑल अभी तक किया क्या क्या है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 या 11 पॉइंट है इसके, और वो हमें लर्न करने हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे पढ़ते जाएं और मेरे साथ लर्न करते जाएं। बच्चों जब भी आपको किसी चीज पे ध्यान देना होता है ना, तो सबसे पहला काम क्या करती है गवर्नमेंट? उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना देती है, एक मिनिस्ट्री बना देती है। ओके। तो बच्चों पहला काम हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी यही किया। हमने क्या कर दिया? एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी। बात समझ में आ गई? और बच्चों जब मिनिस्ट्री बन जाती है, उसके बाद एक एक्ट लाया जाता है। ओके। एक पॉलिसी बनाई जाती है। ओके। फिर उसके बाद प्रॉपरली काम स्टार्ट होता है उस चीज पे। तो दोनों पॉइंट जो स्टार्टिंग के हैं वो यही है। पढ़ के देखो क्या है। अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट is created for planning, promotion, coordination and implementation of various environmental programs in the country. बच्चों पहला काम हमने क्या किया एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए? हमने सबसे पहला काम किया, हमने एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी, जिसका क्या नाम था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। और ये क्यों बनाई गई? किस चीज के लिए बनाई गई? प्लानिंग, प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स इन कंट्री। हमारे कंट्री में जो भी हमें एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स, जो भी प्लानिंग्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उनको इंप्लीमेंट करना है, तो वो बिना मिनिस्ट्री के पॉसिबल नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी इसके लिए। ओके। सेकंड पॉइंट, in order to deal with the problem of environment in a comprehensive manner, a national policy and action strategy on biodiversity, a national forest policy, national conservation strategy, policy statement on environment and development, and national environment policy have been adopted by government of India. बच्चों ये कई सारी पॉलिसीज हैं। जब आपने मिनिस्ट्री बना दी ना, तो वो मिनिस्ट्री काम कैसे करेगी? इसके लिए आपको पॉलिसीज और एक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो आपने एक अलग अलग पॉलिसीज को बना दिया, ताकि काम करने के लिए इनके पास एक रोड मैप हो और रूल्स रेगुलेशंस हो। ओके। तो बच्चों कौन कौन सी बनाई, नाम याद रखना, सब बच्चों को नाम याद होने चाहिए। नाम है इसके नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन स्ट्रेटेजी ऑन बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट ये है। सेकंड, अ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी,
पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी। ओके, ये सभी अडॉप्ट की गई। किसने अडॉप्ट की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट समझना है। पहला था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, अलग से बना दिया गया, और एक था पॉलिसीज को अलग अलग बना के लागू किया गया। ओके, थर्ड पॉइंट बच्चों, तीसरा जो हमने काम किया ऑफिशियली वो कौन सा किया? हमने एक बोर्ड बना दिया जिसका क्या नाम था? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हो पहले इसका, सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड। ये बीच में सुर्खियों में तब आया था, तुम लोगों ने सुना था अभी शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले श्री श्री रविशंकर ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था यमुना के किनारे। याद है तुमको? बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था जिसका टीवी पे लाइव टेलीकास्ट आया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, श्री श्री रविशंकर ने किया था। नो सर। नहीं सुना? उसमें इसी बोर्ड ने उसको नोटिस दिया था, क्योंकि उसमें यह था कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है और यमुना का जो पानी है वो गंदा हो गया था उस प्रोग्राम की वजह से। तो इसी बोर्ड का नाम आया था टीवी में, हो सकता है तुमने सुना नहीं होगा, लेकिन इस बोर्ड का बहुत नाम आया था, सीपीसीबी, है ना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। याद रखें इसका काम क्या है। इसका काम ही यही है कि ये वाटर एंड एयर पॉल्यूशन जो होता है अपने इंडिया में उसके बारे में ये पूरा कंट्रोल रखता है, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसको ये पेनल्टी भी देता है ना। द सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन इन द कंट्री। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एक्शन प्लान क्या है बच्चों? फोर्थ काम हमने क्या किया? एन इको मार्क लेबल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू लेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दैट आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। हो सकता है बच्चों ये तो आपने देखा होगा, एक इको मार्क होता है ना, जैसे एग मार्क होता है ना, वैसे इको मार्क भी होता है। इको मार्क उन यस प्रोडक्ट्स के लिए होता सर। है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ओके, जैसे तुमने साइन देखे होंगे, कोई प्रोडक्ट तुम लेके आते हो ना तो उसमें पीछे कुछ साइंस बने होते हैं। जैसे एक होता है एक एक आदमी होता है जो कचरा लेके डस्टबिन में डाल रहा होता है, वो साइन किसका होता है? वो होता है ये प्रोडक्ट जो आप ले रहे हो इसका बायोडिग्रेडेबल। ये है बच्चों आपकी रिसाइक्लेबल है, ये वापस से प्लास्टिक क्या हो जाएगी? रिसाइकल हो जाएगी, है ना, उसका साइन होता है। इसी तरह से एक इको मार्क का भी साइन होता है। इको मार्क होता है जो इस चीज को शो करता है कि आपका ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और इससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है, और ऐसे ही प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना चाहिए। धीरे धीरे 100% जो प्रोडक्ट्स यूज आप करते हो वो ऐसे ही होने चाहिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़े। एक्शन प्लान्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन फॉर वेरियस सिटीज हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड आर बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। बच्चों जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है ना जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती है, मैंने नाम भी तुम्हें बताए थे, कैलकाटा, चेन्नई, कानपुर, दिल्ली, ये वो सिटीज है, मुंबई, ये वो सिटीज हैं जो जहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है? पॉल्यूशन पाया जाता है। चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, हर तरह का पॉल्यूशन यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है। और बच्चों जहां इन सिटीज को एक प्लान की जरूरत है तो वो प्लान कौन इंप्लीमेंट करेगा? उस एरिया से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, जो वो सिटी आती है जिस स्टेट में आती है वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि वो उन बड़ी सिटीज में पॉल्यूशन को क्या करे? कंट्रोल करे। जैसे अभी दिल्ली में होता है ना, तो दिल्ली में जितना भी पॉल्यूशन कंट्रोल का काम होता है ये किसकी अथॉरिटी में आता है? ये कौन करता है? जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल कुछ नहीं करती इसमें। तुमने सुना होगा दिल्ली में जितना पॉल्यूशन का चलता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करती है उसमें? ये ऑड इवन लेके आए या फिर ये इन्होंने एक सप्लीमेंट निकाला पराली को जलाने का, ये सारा काम किसने किया? दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो केजरीवाल जी की सरकार है। क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल होता है? नहीं। तो जिन सिटीज में पॉल्यूशन ज्यादा है उसको अगर कंट्रोल करना है तो ये काम किसका है? कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स का, जो रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका ही काम। नेक्स्ट, a major program for improvement of automotive fuels is being introduced in country in a phased manner। बच्चों जो ऑटोमोबाइल में लगने वाले फ्यूल्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, इसके अल्टरनेटिव्स ढूंढना और उनको इंप्लीमेंट करना, कंट्री में इंट्रोड्यूस करना, ये काम भी बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है और एक फेज्ड मैनर में हो रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका देखने को मिला है हमें लास्ट 5 to 6 इयर्स में,
कि हमारे यहाँ पे जो सीएनजी के ऑटोज है ना वो चलने स्टार्ट हो गए। ओके, तुमने देखा होगा ग्रीन कलर के ऑटो होते हैं बच्चों, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, ई रिक्शा होता है। ई रिक्शा देखा है तुम लोगों में से किसी ने, अभी बैठे हो? यस सर। यस सर। दिल्ली में गए होंगे या तुम, या फिर तुमने सर मथुरा बैठे वगैरह में ना। देखा होगा। उसमें क्या होता है, वो चार्ज करते हैं बैटरी को रात भर, है यस ना, सर। और वो अगले दिन उसी से चलाते और हैं। फिर बैटरी चला देते हैं। बैटरी से ही वो रिक्शा को चलाते हैं, है ना। हाँ, बिल्कुल इको फ्रेंडली। दिल्ली में बहुत है। इससे सबसे अच्छी बात क्या होता है, सबसे अच्छी बात इससे ये होती है कि ये जो आपके फ्यूल्स होते हैं ना जिससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है ना पॉल्यूशन का, वो ऑटोमोबाइल फ्यूल से ही होता है। तो अगर ये कम हो जाएगा तो ये मान के चलो 50% पॉल्यूशन तो आपका कम हो गया। उसके बाद बची इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज को तो हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ गई? उनके लिए तो रूल्स रेगुलेशन हम बना सकते हैं बहुत सारे, और उनको तो मुट्ठी में बांध सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कंट्री में जो इतने सारे लोग हैं, हर बंदा एक कार रखना चाहता है, स्टेटस मेंटेन करना चाहता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम रिलाई नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? भैया स्टेटस मेंटेन करना है हमको, यार कार है हमारे पास, इतनी बढ़िया बढ़िया कार है, हमको दिखा नहीं सकते, जबकि रिक्वायरमेंट नहीं है। जिनकी फैमिली में 2 लोग हैं ना, वो भी कार लेके बैठे हैं। क्यों लेके बैठे हैं? ना तो वो अपने माँ बाप को कभी बुलाते हैं, ना वो 5-6 लोग कभी एक साथ बैठ के जाना है, लेकिन बस फिर भी कार ले रखी है। क्यों ले रखी? स्टेटस मेंटेन करना है। भाई थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में सोचो, पैसे बचाओ। आपके पैसे बचाओगे, खुद के काम आएंगे, आपके बच्चे आगे उनके काम आएगा, है ना। तो बच्चों ये जो ऑटोमोबाइल फ्यूल्स जो होते हैं ना, इनसे होने वाले पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया गया है धीरे धीरे, है ना। और ये अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ना। इसी के लिए हम पेट्रोलियम सप्लीमेंट जो बात करते हैं, जो रतन जोत का तेल होता है, वो भी इसी का एक एग्जांपल है, जिसको बहुत बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट अभी किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, पढ़ो क्या लिखा है। द नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड was constituted in 1992। याद रखना 1992 में क्या हुआ था, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया था। नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, ओके। और इसका काम क्या है बच्चों, ये भी पढ़ लो। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एफॉरेस्टेशन, ट्री प्लांटेशन, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री। बच्चों इसका काम ही यही है बोर्ड का। इस बोर्ड का काम है, देखो नाम से पता लग जाएगा तुमको। ऊपर जो हमने अभी बोर्ड पढ़ा था ना, कौन सा बोर्ड पढ़ा था, सीपीसीबी। इसका काम था पॉल्यूशन कंट्रोल करने का। देखो इनको स्पेशली अलग अलग काम दिए जाते हैं, उसका काम सिर्फ ये था पॉल्यूशन कंट्रोल करना। अब ये जो बोर्ड हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसका काम क्या है, इसका काम है एफॉरेस्टेशन करना, ट्री प्लांटेशंस लगाना, बहुत ज्यादा तेजी से पेड़ पौधों को उगाना, ये इनका काम है ना। एक का काम क्या है, पॉल्यूशन प्रिवेंटेशन, एक का काम क्या है, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। बात समझ में, एंड एफॉरेस्टेशन। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग बोर्ड बनते हैं। और बच्चों ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में बनते हैं, यही अपनी जो अपनी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इसी के अंडर में ये सारे बोर्ड्स काम करते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है। ओके, ये हो गया पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 में क्या पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ के देखो। प्रायोरिटी इज अकॉर्डेड to promote environmental education and awareness among various age groups through environmental information system. Environment education has been introduced as a compulsory subject in the education curriculum at all levels of formal education. बच्चों आप लोगों ने ही पढ़ा है ना 10th क्लास तक एनवायरमेंटल एजुकेशन, बताइए मुझे यस और नो। यस सर। सब्जेक्ट आता था, यस सर। कंपलसरी नहीं होता था लेकिन पढ़ते थे हम लोग। इसका अलग से पीरियड भी आता होगा आपकी क्लास में, हो सकता है वीकली आता हो या वीक में 2 बार या 3 बार आता हो, लेकिन आता था, ये पढ़ाया जाता है। और ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जितनी भी फॉर्मल एजुकेशन हमारे यहाँ होती है। तो बच्चों एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस याद रखें, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इस पे रिसेंटली बहुत काम किया गया है। क्योंकि देखो जो पुरानी पीढ़ी निकल गई वो तो समझ नहीं सकते, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है, जो बच्चे हैं, उनको अगर आप सिखाओगे तो वो तो कम से कम एनवायरमेंट के लिए जागरूक हो ही सकते हैं ना। ठीक है, तो अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग ढंग से उनको समझाया जाता है कि एनवायरमेंट हमारे लिए जरूरी क्यों है। एक सेकेंड। ओके, तो बच्चों ये आपका हो गया 8th पॉइंट। इस पेज पे हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े, एक हमने पढ़ा था बच्चों इको मार्क वाला। ओके,
एक हमने पढ़ा था यहाँ पे बड़ी सिटीज के लिए जो एक्शन प्लान होते हैं वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑटोमोबाइल फ्यूल्स होते हैं, उनकी अल्टरनेटिव्स ढूंढे जाए और इसको सही किया जाए। 7th पॉइंट हमने पढ़ा था नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया, उसका काम क्या था। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था एनवायरमेंटल एजुकेशन, याद रख लो उसको। ओके, लास्ट 2 पॉइंट्स। 9th पॉइंट क्या है, द प्रोग्राम ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में EIA, has been initiated to address the environmental concerns in various development project। ओके बच्चों, ये एक अलग से बोर्ड बनाया है। अब इसका काम क्या है देखो, मैं तुम्हें बताता हूं। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, देखो नाम से पता लग रहा है एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका असेसमेंट करना, इसको असेस करना। बच्चों, गवर्नमेंट जो भी नई स्कीम लेके आती है, नया प्रोग्राम लेके आती है, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अगर कोई भी बहुत बड़ा काम होता है ना, तो पहले इस बोर्ड की मदद लेनी होती है। ये जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट प्रोग्राम है, इसकी मदद लेनी होती है। ओके, और इसके जरिए पहले आपको ये स्टडी करवानी होती है कि हम जो नया प्रोग्राम लाने वाले हैं, हम जो नया प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, नई इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, क्या ये इको फ्रेंडली है। ये असेसमेंट यहां किया जाता है। बात समझ में आ गई। इस प्रोग्राम में क्या असेस किया जाता है कि आप जो भी नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, क्या वो इको फ्रेंडली है, क्या वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये देखा जाता है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो फिर गवर्नमेंट उस पर रोक लगा देती है, आप नहीं कर सकते वो काम। ओके, चलिए नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट 10th पॉइंट, इंडिया एक्सीडेड टू द क्योटो प्रोटोकॉल in August 2002. One of the objectives of Kyoto Protocol was to fulfill the prerequisites for implementation of clean development mechanism in accordance with the national sustainable priorities। बच्चों, ये प्योर रट्टा लगाने वाला पॉइंट है। पहले तो याद रखें कि इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया था, अगस्त 2002 में। ओके, याद रखें क्योटो प्रोटोकॉल को इंडिया ने कब अपनाया था, अगस्त 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल को इंडिया ने कब अपनाया था, अगस्त 2002 में। ओके, और क्योटो प्रोटोकॉल के ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसका ऑब्जेक्टिव था टू फुलफिल द प्री रिक्विजिट्स फॉर इंप्लीमेंटेशन। जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस क्योटो प्रोटोकॉल में, जो बातें बताई गई है, उनको फुलफिल करना, उन शर्तों को पूरा करना। अच्छा, वो शर्तें किससे रिलेटेड थी, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल सस्टेनेबल प्रायोरिटीज। ओके, जो नेशनल सस्टेनेबल प्रायोरिटीज डिसाइड की गई हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, बेटा ये भी प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड है अल्टीमेटली। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल ये बोलता है कि आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हो तो उसको हमारी कसौटियों पे तोलो एक बार, अगर वो उस पर खरा उतरता है तभी आप उसको अप्रूव करो, तभी लगने दो, वरना नहीं। ओके, तो क्योटो प्रोटोकॉल के जो प्री रिक्विजिट्स है, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है, उनको पूरा करना जरूरी होता है। और इंडिया ने इस पे कब सिग्नेचर किए थे, अगस्त 2002 में। ओके, ये याद रखने वाली बात है। प्योर रट्टा लगाओ, समझने में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये 10 पॉइंट हमने पढ़े हैं किसके, मेजर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। अब मैं आता हूं इसके लास्ट टॉपिक पे, जो है बिल्कुल बच्चों वाला, सजेशंस। अगर आपसे सजेशन मांगा जाए कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे रोका जाए, हाउ टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्लीज सजेस्ट, तो बच्चों हमें ये पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे प्रिवेंटेशन किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कुछ भी बोल लो, उसके सजेशन है ये। क्या सजेशन है, फटाफट जल्दी पढ़ लो, एक बार में क्लियर हो जाएगा तुम्हें। पहला पॉइंट है, हाईली पॉल्यूटिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाइक लेदर and textile should adopt cleaner technologies। बच्चों, ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली जो इंडस्ट्रीज है ना, जैसे लेदर है, टेक्सटाइल है, इनको ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए जो कंपैरेटिवली कैसी हो, क्लीनर हो। ओके, थोड़ी कम पॉल्यूशन करने वाली हो। देखो इनका काम ही ऐसा है, इन इंडस्ट्रीज में पॉल्यूशन होता है, लेकिन आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाओ, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी तो करती है ना काम ये, वहां तो नहीं होता पॉल्यूशन, आपके यहाँ पे क्यों होता है ना, क्योंकि आप ट्रेडिशनल वे से करते हो इन सब चीजों को। आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, सब सही होगा।
है ना। तो फर्स्ट पॉइंट था हाईली पॉल्यूटिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज शुड अडॉप्ट क्लीनर टेक्नोलॉजीज। सेकंड, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज एसेंशियल। बच्चों, जो गंदगी हमारे घरों से निकलती है और फैक्ट्री से निकलती है जिसको कहा जाता है सॉलिड वेस्ट, बच्चों इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। ये सीधे जाके नालों में मिल जाती है और नाले सीधे जाके नदियों में मिल जाते हैं। ये एक गंदी चीज है ना। फिर उसी के पानी को आप है ना कई करोड़ों रुपए खर्च करके साफ कर करके पीने का बनाते हो। ये सही चीज नहीं है। आपको अगर करना ही है तो आप वेस्ट मैनेजमेंट करो, आप रिसाइकलिंग वो बना दो, क्या बोलते हैं रिसाइकलिंग जो प्लांट्स होते हैं उनको लगाओ, और पानी को थोड़ा ठीक ठाक साफ करके फिर नदियों में छोड़ो, है ना। तो सॉलिड वेस्ट करना बहुत जरूरी है। Third, the legislative measures to check deterioration in the quality of environment should be strictly enforced. बच्चों, legislative measures का मतलब है आपके कानूनी चीजें। इस वर्ड का मतलब होता है लीगल। अगर तुम्हें याद रखना है इसका एक सिमिलर वर्ड क्या होता है, लीगल। जो लीगल मेजर्स हैं, भाई गवर्नमेंट क्या करती है, देखो यार रूल्स बना के छोड़ देती है, एक्ट्स बना के छोड़ देती है। आपको सिर्फ ये काम नहीं करना, आप अगर किसी चीज का कानून बनाते हो, एक्ट बनाते हो, तो आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करवाओ लोगों को, आप उसको एनफोर्स भी करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करवाओ। अगर लोग मानेंगे ना तभी वो कानून काम के, वरना किसी काम के नहीं। हमारे यहाँ पे कई सारे लॉज ऐसे चलते हैं जो बस बन के बैठ गए हैं, उनका कोई काम नहीं है, ना तो वो इम्प्लीमेंट होते हैं ना स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाता है उनको, है ना। तो ये एक बात है। फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ पैटर्न शुड बी रीडिजाइंड so that it becomes less energy intensive and less resource intensive. बच्चों याद रखें, एनर्जी भी लिमिटेड है और रिसोर्स भी लिमिटेड है, ये सबको पता है बात। और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज भी धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, कम होते जा रहे हैं। पढ़ा था ना हम लोगों ने, डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। रिसोर्सेज हमारे यहाँ खाली होते जा रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी हमारे यहाँ कम होती जा रही है। ओके, तो आपका जो ग्रोथ पैटर्न है, आप ये मत सोचो कि आपको बस कैसे भी करके ग्रोथ करनी है। अरे ग्रोथ तो करनी है, लेकिन एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे नहीं। आपको साथ में एनवायरनमेंट को देखते हुए चलना है और आपको रिसोर्सेज को भी ओवर यूटिलाइज नहीं करना है। तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करो, ऐसे ग्रोथ पैटर्न को अपनाओ जिसमें लेस एनर्जी इंटेंसिव हो और साथ ही साथ वो लेस रिसोर्स इंटेंसिव भी हो। एनर्जी भी कम लगे, रिसोर्सेज भी कम लगे और आपका काम भी हो जाए। इससे दोनों का फायदा, हमारा भी और एनवायरनमेंट का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही एक ऑब्वियस सा पॉइंट है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड मोर इफेक्टिवली। पॉल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा अगर आप ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर लोगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लोगे। जितने लोग बढ़ेंगे उतना पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स should be further encouraged. बच्चों देखो, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो बातें हैं ना, उनके बारे में हमारे मन में धारणा ये बनती है कि ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन बच्चों ये बात गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जितना रोल गवर्नमेंट का होता है इन चीजों में, उतना ही रोल हमारा भी होता है। हमें इक्वल पार्टिसिपेशन करना चाहिए, बढ़ चढ़ के एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। अगर आप खुद अवेयर हो जाओगे ना तो गवर्नमेंट को मदद मिलेगी। हम क्यों बोलते हैं फॉरेन कंट्रीज इतनी क्लीन क्यों होती है, हम क्यों बोलते हैं स्विट्जरलैंड में रहना हमारा सपना है, क्यों बोलते हैं ऐसा? वहां पे क्यों प्रॉपर्टीज के दाम इतने ज्यादा होते हैं, वहां पे क्यों लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं? क्योंकि हमारे जैसे अगर एक दो लोग पहुंच जाए ना वहां पे, जो हमारी आदतें हैं ना, हमारी आदतों से हम उस कंट्री को भी खराब कर देंगे। इसीलिए वहां के लोगों में ये समझ है, उनको जो नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं, उनको नेचर ने जो दिया है ना, उसको वो संभालना जानते हैं। लेकिन हम नहीं जानते। ये अवेयरनेस हमको भी लानी चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें भी इस मामले में अवेयर होना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए बताओ मेरे को, क्या सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया कंप्लीटली? यस सर। अगर मैं तुम्हें जल्दी से एक ओवरव्यू दूं इसका। सर चैप्टर खत्म हो गया ना? नहीं बेटा, एक छोटा टॉपिक बाकी है, अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है। अभी हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हुआ है। पूरी पीडीएफ भेज देना बेटा, अभी होने तो दो, एक मिनट। यस सर। बच्चों हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ है अभी। कौन सा? पढ़ के देखो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया, ये फिनिश हुआ है अभी। जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, मैं तुम्हें जल्दी से एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं। इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था एयर पॉल्यूशन, उसके बाद हमने पढ़ा था वाटर पॉल्यूशन, फिर हमने पढ़ा था लॉस टू बायोडाइवर्सिटी,
फिर हमने पढ़ा था डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके अंदर हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन या सॉइल इरोजन। ओके, उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। ये 5 पॉइंट हमने पढ़े थे किसके अंदर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। ये 5 पॉइंट हमने पढ़े थे डिटेल में। इसके बाद हमने पढ़े थे कॉजेज, जिसको मैंने कहा था तुम लोगों से लर्न कर लेना, कुछ भी नया नहीं है, सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसमें मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया था। ओके, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था जो एग्जाम में आ सकता है, इज एनवायरमेंटल क्राइसिस अ रिसेंट फिनोमेनन? क्या ये कोई एक रिसेंट प्रॉब्लम है जो हाल फिलहाल में आई है? तो इसके बारे में जवाब था नहीं, ये थी पहले से, लेकिन हाँ इतने बड़े लेवल पे नहीं थी। उसके बाद बच्चों हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है कि इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, मेजर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, जिसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया, एजेंडा 21। ओके, उसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मेजर्स अपनाए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, टोटल 10 मेजर्स थे। उसके बाद लास्ट हमने सजेशंस पढ़े। ओके, तो बच्चों मैटर आपके पास पूरा है, मैटर में 0.1% की भी कमी नहीं है, बस देर इस बात की है कि आप पढ़ना शुरू करो और इसको लर्न करना स्टार्ट करो। ओके, मॉर्निंग में उठा करो जल्दी और इसको पढ़ा करो बेटा, सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह सुबह पढ़ने का। अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी पढ़नी है तो सुबह मत पढ़ो, लेट नाइट पढ़ो, लेकिन अगर सुबह उठ के पढ़ना है तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ो, सबसे अच्छा टाइम होता है इसको पढ़ने का, है ना। बताओ किसी को डाउट, कोई एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, ये बड़ा टॉपिक कवर हो गया है। कल एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसको मैं करवा दूंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, वो हम कल फिनिश कर देंगे, कल ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर हम आएंगे इंडियन नेबर्स एंड कॉम्पिटिटिव स्टडीज, लास्ट चैप्टर पे। ओके, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ यश बोल। सर आज की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। रिकॉर्डिंग सेंड करूं? चलो ट्राई करते हैं।